Good morning, student. This side is your Sagar sir. We are going to read SST. Today our subject is SST. In SST, we have study about our environment. Environment के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें उसमें हमने आपको फिजिकल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, अबायोटिक क्या होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सो ऑन, और उसमें के बहुत सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए थे। और मैंने बताया था इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर क्या कंसिस्ट करते हैं, क्या एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में हम लोग किन किन चीज़ों को लेते हैं, ये सब आज हम टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। शुरू करते हैं क्लास को। सो आई हैव टोल्ड यू दैट आवर टॉपिक इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, क्या इसके अंतर्गत आता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या कह रहे हैं? लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म? जो लिविंग थिंग्स हैं वो ऑर्गेनिज्म, जैसे एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड द माइक्रोस्कोप, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जीव, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, सब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं। They are also called four domain or reals of our or the four domain of natural environment are। देखिए, जितने भी लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कि लैंड का अलग नाम है, वाटर का अलग नाम है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग डोमेन में लेंगे। तो जो अलग अलग किया है उनको एक नाम दिया गया है, जिसे हम बोलते हैं डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। डोमेन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण के घटक। अब ये घटक कौन कौन से हैं तो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होता है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ के सबसे ऊपर वाला भाग इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। सेकेंड है हाइड्रोस्फेयर, ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ। जितने भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे, कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे? रिवर्स, लेक, पॉन्ड और ओशियन, ऑल एग्जिस्ट इन हाइड्रोस्फेयर। सारे हाइड्रोस्फेयर के अंतर्गत आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या है? आपका एयर है। एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड लास्ट वन इज बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या है? द लिविंग वर्ल्ड। जितने भी लिविंग वर्ल्ड आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, वो सब क्या है? बायोस्फेयर है। ये तो हो गया हम लोगों ने शॉर्ट में जाना व्हाट इज द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर पर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल कि व्हाट इज द लिथोस्फेयर। तो स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। The lithosphere or the crust is the outermost solid layer of the earth। outermost बाहर की solid layer, कठोर लेयर, धरती के ऊपर की outermost solid layer को हम लोग क्या करते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। दिस इज वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लैंड, जहाँ पे बिल्डिंग्स बनती हैं। बिल्डिंग्स कितने बनती है? लिथोस्फेयर पे बनती हैं। जंगल कहाँ है? लिथोस्फेयर पे हैं। माउंटेन कहाँ है? लिथोस्फेयर में है। तो ये सब क्या है? लिथोस्फेयर है।
लिथोस्फीयर में भी दो ब्लॉक्स आते हैं। द क्रस्टल ब्लॉक्स आर टू टाइप, दो तरह के होते हैं, कॉन्टिनेंटल और एक होते हैं ओशेनिक। अब कॉन्टिनेंटल ओशेनिक क्या होते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइज बिलो द लैंड मास, इट थिकनेस वेरीज बिटवीन 40 एंड 100 किलोमीटर। जो धरती के ऊपर का जो सबसे होता है पार्ट, वो क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स होते हैं और इनकी जो थिकनेस होती है 40 टू 100 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट, द ओशियनिक क्रस्ट लाइज बिलो द ओशियन एंड इट इट्स ओनली अबाउट 6 किलोमीटर थिक। द ओशियन क्रस्ट, जो ओशियनिक का क्रस्ट होता है वो लाइज बिलो द ओशियन, ओशियन के नीचे वाले पोर्शन को। ओशियन क्या? ओशियन के ऊपर पानी होता है, वाटर होते हैं, जो वाटर जो नीचे जिस पे वो लाई करता है, जिस पे वो रहता है। तो जब आप ओशियन में जाएंगे देखेंगे तो नीचे कहीं ना कहीं लैंड होगा, तो वो उसको कह रहा है कि वो क्या है? ओशियनिक क्रस्ट है। वो ओशियनिक क्रस्ट के नाम जाना जाता है। एंड इट इज़ अबाउट 6 किलोमीटर थिक, और ये 6 किलोमीटर पतला होता है, थिक होता है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट लिथोस्फीयर। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर लिथोस्फीयर? क्या इम्पोर्टेंस है? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में? हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, कुछ इम्पोर्टेंस होना चाहिए अभी तो हम पढ़ेंगे। तो हाँ, इसका इम्पोर्टेंस है लिथोस्फीयर का। क्या लिथोस्फीयर का इम्पोर्टेंस है? द टॉप मोस्ट सरफेस ऑफ द लिथोस्फीयर consist of a variety of rocks and mineral which are useful to us। क्या लिथोस्फीयर में क्या होते हैं? रॉक्स होते हैं, चट्टानें छोटी छोटी होती हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब कहेंगे सर मिनरल्स का हमारे लिए क्या यूज़ है? अरे मिनरल्स होते हैं जिसके वजह से क्या हमारे पेड़ पौधे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, फूड्स मिलते हैं, तो वही फूड्स खाते हैं, मिनरल्स जाते हैं, हमको मिनरल्स मिलते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। लिथोस्फीयर आल्सो प्रोवाइड अस विथ सॉयल फॉर एग्रीकल्चर। लिथोस्फीयर लैंड पे ही क्या होता है? सॉयल होता है, मिट्टी होती है, और मिट्टी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चर। एंड वी आर ऑल डिपेंड्स ऑन फूड, एंड फूड्स कम फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही फूड आता है, और एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं? ऑन द लिथोस्फीयर पार्ट, द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। उसी पे हम लोग खेती करते हैं कि अर्थ के सबसे बीच में आप एग्रीकल्चर करेंगे? नहीं, एग्रीकल्चर कहाँ करेंगे? द टॉप मोस्ट ऑफ द अर्थ के सबसे ऊपर, जो क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर कहलाता है। सरफेस विच कैन बी पुट एन वैरायटी ऑफ यूजेस, फॉर एग्जांपल ह्यूमन सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है? लिथोस्फीयर पे ह्यूमन सेटलमेंट, हम लोग मकान बना के रहते हैं, हम लोग रहने के लिए तो घर चाहिए। घर कहाँ बनेगा? लिथोस्फीयर पार्ट पे बनेगा। तो वही कह रहा है ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ ह्यूमन सेटल हो रहा है, जहाँ उसको शेल्टर मिल रहा है। तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंस है लिथोस्फीयर के। हमें रॉक, हमें मिनरल्स मिल रहे हैं, हमें सॉइल मिल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, और हमें जहाँ हमें घर बनाने के लिए लैंड मिल रही है, कौन सा? लिथोस्फीयर का पार्ट मिल रहा है। तो इसके लिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ द आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोस्फीयर। नाउ व्हाट इज़ द हाइड्रोस्फीयर? मैंने पहले बताया था ऊपर, सबसे पहले द वाटर बॉडीज पार्ट, हाइड्रोस्फीयर। तो वाटर बॉडीज, तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन इन आवर लाइफ। तो पानी की तो बहुत ज़रूरत है हमें, बिना पानी का हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो इसकी भी अलग इम्पोर्टेंस ही है बेटा। लिथोस्फीयर की अलग इम्पोर्टेंस ही है, हाइड्रोस्फीयर की अलग इम्पोर्टेंस ही है, और जितने भी हम जो भी जितने डोमेन उनकी सब अलग अलग इम्पोर्टेंस ही है। तो द हाइड्रोस्फीयर इज़ अ डोमेन ऑफ वाटर। All the water bodies such as ocean, sea, river and lakes together make up the hydrosphere। ये नहीं कि हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ वाटर आएगा, सिर्फ रिवर का वाटर आएगा, सिर्फ ओशियन का वाटर आएगा। नहीं, हाइड्रोस्फीयर में
जो कोई भी वाटर बॉडी है, चाहे वो छोटा सा तालाब ही क्यों नहीं हो या बड़ा सा समुद्र क्यों नहीं हो, वॉट एवर इफ़ इट इज़ अ वाटर बॉडी देन इट विल एग्जिस्ट इन हाइड्रोस्फीयर, वो हाइड्रोस्फीयर में एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो वाटर बॉडी का छोटा पार्ट हो चाहे वाटर बॉडी का बड़ा पार्ट हो। वाटर इज फाउंड एज सॉलिड आइस इन ग्लेशियर एंड इज ice sheets in the polar and high mountain region. Water is found as a solid ice. Solid ice में भी वाटर पाया जाता है। हाँ, इसमें बोला गया वाटर इज फाउंड एज अ सॉलिड आइस इन ग्लेशियर। ग्लेशियर होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों जो होते हैं, बर्फ़ का पहाड़, वो बड़े बड़े क्या ग्लेशियर ही हैं बर्फ़ के। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा तो क्या होंगे, इट विल बी अ लिक्विड वाटर, वो वाटर के लिक्विड फॉर्म में चेंज होंगे, तो वो भी क्या हो गए एक तरह से, वो भी हमारे हो गए हाइड्रोस्फीयर के पार्ट। और क्या करें, ग्लेशियर एंड आइस शीट इन द पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन, इट इज़ फाउंड एज लिक्विड वाटर इन अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स रिवर्स लेक etc. इट इज़ आल्सो फाउंड एज वाटर वेपर इन द एयर। और ये जो वाटर बॉडी हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होंगे, मैंने बताया जैसे जो वो पिघलेंगे, पिघल के लिक्विड वाटर बनेंगे, वाटर के लिक्विड फॉर्म में जाएंगे। और ये आल्सो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं। अब कहते सर एयर में कैसे पाए जाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। हाँ बेटा, एयर में इससे पाए जाते हैं जब नदी और तालाब होता है, तो जब सन की रेज पड़ेंगी देन इट विल कन्वर्ट इन अ वेपर, कन्वर्ट इन अ स्ट्रीम, भाप बनेगा तो कहाँ जाएंगे, इट विल गो इनटू द एयर, एयर में जाएंगे वो। तो क्या हो गया वो, तो वाटर मूव्स कंटिन्यूसली फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना ही वाटर साइकिल कहलाता है। कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, जैसे मैंने बताया ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर इट इज अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म है वाटर का, देन इट विल बी कन्वर्ट इन अ लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में चेंज होगा, वाटर में आएगा, वो रिवर में आएगी उसकी वाटर। तो उसके बाद फिर वो क्या होगा, देखिए सॉलिड से किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है। नाउ जब सनलाइट की रेज पड़ेंगे, गर्मी होगी, तो इट विल बी कन्वर्ट इन वेपर फॉर्म, अब वो गैस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और वेपर एज ए गैस भी एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स द चेंज ऑफ वाटर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और फिर गैस से लिक्विड और लिक्विड से आइस, इट इज़ कॉल्ड अ वाटर साइकिल। यही वाटर साइकिल कहलाती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना। चलिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, खुद से सोचिए हाइड्रोस्फीयर का क्या इम्पोर्टेंस है। हाँ, मैंने जैसे पहले ही बताया, विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव, सर्वाइव करने से बिना, जल ही जीवन है, जल की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लाइफ में। हाँ, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, इट इज़ आल्सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सबके लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है, प्लांट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जानवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या लिखा है इसमें, वाटर सपोर्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इट यूजफुल टू यूज अस अ नंबर ऑफ वेज। वाटर सप्लाइज ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, वाटर जो है सबके लिए क्या ज़रूरत है, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो कोई भी लाइफ का फॉर्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो लाइफ, और वो एनिमल हो, और चाहे वो ह्यूमन हो, सबके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वाटर इम्पोर्टेंट है। वाटर मीन्स क्या, हाइड्रोस्फीयर ऑन अर्थ एंड इट यूज़फुल टू अस इन अ नंबर ऑफ वेज, और इसमें बहुत तरीक़ों से यूज़फुल किया जाता है, बहुत तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं इसको, हाइड्रोस्फीयर को, वाटर को। फ्रेश वाटर अपार्ट फ्रॉम इट्स डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस, ठीक है, फ्रेश वाटर के अलावा जो है कि हमें एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इट यूज़ टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं।
एंड आल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भी है, आने जाने का माध्यम भी है। बड़े बड़े सीप चलते हैं, हाँ, ओशियन में क्या होते हैं, बड़े बड़े सीप चलते हैं, वन पोर्ट टू अदर पोर्ट, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जाते हैं सीप, बड़े बड़े ट्रांस। तो ये क्या होता है, ये अ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। वो कहाँ जा रहे हैं वो बड़े बड़े सीप, वो क्या होते हैं, ओशियन में से जा रहे हैं ना, तो रास्ता हो गया, तो इट इज़ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ करते हैं। और क्या, ओशियन सपोर्ट मैरिन लाइफ, प्रोवाइड्स us with food and minerals, moderate the climate of the coastal areas, and also serve by international trade routes. Also serve by international trade routes. इंटरनेशनल रूट्स क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल रूट्स किसे कहते हैं, इंटरनेशनल रूट्स मीन्स द वे, द रूट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड अ इंटरनेशनल। एक देश से दूसरे देश को मिलाने वाले रूट को क्या, इंटरनेशनल रूट कहते हैं। और ओशियन का भी यही काम बेटा, हाँ, एक समुद्र का किनारा सी शोर से दूसरे सी शोर क्या है, कंट्री को क्या करते हैं, मिला रहे हैं हमें। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, इंटरनेशनल रूट है, हाँ, समुद्र है, बीच में समुद्र है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री मिल रही है, इट मीन्स इट इज़ द ट्रेड रूट, व्यापार का रूट भी है। अब व्यापार होंगे, आएंगे जाएंगे, उधर की सामानें इधर आएंगी, इधर की सामानें उधर जा रही है, आयात निर्यात हो रहा है, ट्रेड्स हो रहे हैं, व्यापारी जो है कि इधर से उधर अपना व्यापार हो रहा है, तो ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट भी है ओशियन। नाउ व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर? द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एयर द सराउंड आवर अर्थ। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, एटमॉस्फेयर, एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। विदाउट एयर ये तो एकदम ही कोई नहीं सर्वाइव कर पाएगा। आप 2 दिन पानी मत पीजिए चलेगा, लेकिन एक दिन सांस नहीं लेंगे तो क्या चलेगा, इट कैन नॉट बी, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, लिथोस्फेयर सबसे ज़्यादा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो गया ये हाइड्रोस्फेयर, फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड ऑफ अर्थ। अर्थ के सराउंड जो चारों तरफ है वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। दिस एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस सच अ नाइट्रोजन 76%, नाइट्रोजन कितना है, 76% है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.6% एंड अदर गैसेस। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है हमारा 76, ऑक्सीजन है 21%, किस में, एयर में, ये गैसेस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। नाइट्रोजन की अलग इम्पोर्टेंसी है, ऑक्सीजन की अलग इम्पोर्टेंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अलग इम्पोर्टेंसी है। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड की क्या इम्पोर्टेंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड से तो क्या होता है, वेस्ट हो रहा है, उससे तो ओजोन परत खराब हो रही है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंसी है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड्स। कार्बन डाइऑक्साइड के बिना प्लांट्स और ट्रीज क्या है, फूड्स नहीं बना सकते हैं। जब वो फूड नहीं बनाएंगे तो जो अनाज कहाँ से होगा फिर। ठीक है, तो कार्बन डाई की अलग इम्पोर्टेंस है। तो इन तीनों गैसों की अब कहेंगे सर नाइट्रोजन का फिर क्या इम्पोर्टेंस है, बेटा नाइट्रोजन का भी इम्पोर्टेंस है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या इम्पोर्टेंट है इसका। दिस लेयर इज थिकर क्लोजर टू द लैंड सरफेस एंड थिनर एट हायर लेवल। एज यू नो देयर आर 5 मेन लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के भी 5 लेयर होते हैं बेटा। इसमें ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सप्रोस्फेयर है। तो ये इसके अलग अलग क्या है, लेयर है। इसको हम लोग शायद आगे पढ़ेंगे, अभी इनके क्या क्या लेयर हैं, किसको किसको हम लोग अलग अलग इसको नाम क्यों देते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के क्या इम्पोर्टेंस है मैंने बताया, सबसे ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है। द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड सनशाइन मेक अप द वेदर ऑफ अ प्लेस। द गैस इन द एटमॉस्फेयर आर यूजफुल टू अस वेरियस वे। जो एयर में गैसेज हैं वो बहुत यूज़फुल हैं इन वेरियस वेज, बहुत तरीक़ों से। किस किस तरीक़ों से, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। फर्टिलिटी ऑफ सॉयल, सॉयल की खनिज
वह उर्वरकता बनवाने। अब कहीं उर्वरकता क्या, फर्टिलिटी मतलब बेटा विदाउट फर्टिलिटी कैन नॉट ग्रो प्लांट, इसके बिना प्लांट ग्रो ही नहीं कर सकता है। अगर ग्रो भी करता है तो उनके ऊपर अनाज नहीं होंगे, ठीक है, तो वो उर्वरकता ख़त्म हो जाएगी फिर। तो वो क्या कौन मेंटेन कर रहा है, वो हमारा नाइट्रोजन गैस मेंटेन कर रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। मैंने बताया था नाइट्रोजन का वर्क है, क्या वर्क है, वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। एंड ऑक्सीजन इज द गैस दैट लिविंग बीइंग ब्रेथ इन, और ऑक्सीजन ऐसी गैस है जिससे हम लोग ब्रेथ लेते हैं। बिगिन ब्रेथ इन, ब्रेथ ले रहे हैं हम लोग इससे, ऑक्सीजन से। विदाउट ऑक्सीजन हम लोग, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ब्रेथ ही क्या लेंगे होता, ठीक। आइए, इन कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से वो एब्जॉर्ब करता है, एयर से। कौन एब्जॉर्ब करता है, प्लांट। और क्या, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करता है, फूड बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की भी अलग इंपॉर्टेंसी है। It is also keeps the earth warm by absorbing the heat radiated from the surface। जब सूरज की रोशनी पड़ती है कहाँ, अर्थ पे, हैं, द रेज कम्स फ्रॉम द सन, जो रेज आती हैं तो जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे धरती से वापस जाती हैं तो वो रेज को के हीट को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है उस हीट को। कौन सोखता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको सोखता है, और अपने हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो हीट रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो वो हीट को एब्जॉर्ब ही ना करें, और अगर हीट को एब्जॉर्ब ना करे तो हमारी धरती क्या हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर तो जब ठंडी हो जाएगी तो फिर टेम्परेचर कम होगा तो सर्वाइव करने में दिक्कत होगा, सर्वाइव नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर मेंटेन अपना बना रहे। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस एंड प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन क्या है ये, ओजोन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। और ओजोन कहाँ है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही ओजोन है। हाँ, ओजोन क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रावायलेट किरणें। अब सूरज के साथ रेज आ रही हैं, रोशनी आ रही है, तो देयर आर हार्मफुल रेज आल्सो। कुछ ऐसे रेज हैं जो हमें हार्म कर सकती हैं, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। उसको क्या कर लेता है वो ओजोन, वो उसको वहीं क्या करता है, नष्ट कर देता है, वो उसको अर्थ पे आने नहीं देता है। आइए बायोस्फीयर पढ़ते हैं। द नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विच ईच अदर इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ऐसा जोन जहाँ लैंड वाटर एंड एयर कम इनटू कांटेक्ट विच ईच अदर, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, ऐसा जोन जो लैंड एयर एंड वाटर कांटेक्ट करते हो एक दूसरे से, वो क्या कहलाता है, वो बायोस्फीयर कहलाता है। अब कहाँ कांटेक्ट करेगा, आइए देखते हैं, इम्पोर्टेंस पहले देखते हैं। लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट ओनली द बायोस्फीयर। जितने भी लिविंग बॉडी हैं सब क्या किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, बायोस्फीयर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ दिस बायोस्फीयर विच मेक द अर्थ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और इसी बायोस्फीयर के कारण, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कारण, आवर प्लैनेट इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अर्थ पे लाइफ है, इसीलिए हमारा अर्थ क्या है,
यूनिक है, और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए वो यूनिक नहीं है, लेकिन हमारे अर्थ पे है। दैट्स वाई आवर अर्थ इज यूनिक प्लैनेट। लिविंग बींग्स रेंज फ्रॉम माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म छोटे से भी जीव। माइक्रोस्कोप के द्वारा जिसे देखते हैं उसको माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म जीव से लेके क्या आते हैं, ह्यूज ट्री, बड़े बड़े ट्री तक आते हैं। एनिमल्स एंड ह्यूमन, एनिमल्स जानवर और ह्यूमंस, तो ये सब एग्जिस्ट करते हैं बायोस्फीयर के अंतर्गत। दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी, और इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस ग्रेट वैरायटी को, ये वैरायटी जो हमारे अर्थ पे है, कौन सी वैरायटी है, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूज ट्री, बहुत बड़े बड़े ट्री से लेके ह्यूमन एनिमल्स तक के, इस सारे डाइवर्सिटी को हम लोग करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ बायोस्फीयर आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, द प्लांट्स किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर को दो मेजर ग्रुप में रखा गया है, द प्लांट्स किंगडम और कौन सा, एनिमल किंगडम। नाम से हमें लग रहा है प्लांट मीन्स प्लांट्स और एनिमल मीन्स एनिमल। ऑल द लिविंग organisms are independent and in turn depend of the biosphere for survival. The plant and the animal life found in the biosphere vary from place to place. The type of living organism found in a region depends on its physical environment. और जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। ये तो रहे आज के टॉपिक के बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा आज हमने, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, तो ये चारों बारे में हम लोग पढ़ा। ये सब क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस ही क्या है, और इनके अंतर्गत, इनके के अंदर वो क्या चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। आई होप टुडे you will enjoy this class. Now what is the homework? I will give question related to our class. अपने क्लास से संबंधित जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आपको करना होगा। क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर क्या है, इनके इम्पोर्टेंस लिखिए। व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, वो लिखिए। और क्या हो सकते हैं, और जितने हमने डोमेन्स पढ़े हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के, यही क्वेश्चन होंगे होमवर्क में। तो होमवर्क सारे लोग करेंगे अपने शब्दों में, वीडियो समझने के बाद अपने शब्दों में खुद से, राइट इन योर ओन वर्ड। कॉपी करके नहीं लिखना है कि सर PDF भेज दीजिए, PDF से हम करके बना के लिख लेंगे तो मेरा अच्छा होगा, नहीं बेटा। जितना मैंने वीडियो में समझाया है उसको आप दिमाग में फिट कीजिए, उसको रिमाइंड कीजिए और क्वेश्चन को पढ़िए और राइट इन योर ओन वर्ड, अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। अपने शब्दों में लिखेंगे वो ज़्यादा आएगा। PDF से देख के कॉपी करेंगे वो कुछ दिनों बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन आप वही पढ़ के समझ के अगर आप खुद से लिखते हैं बना के, तो इट विल बी इन योर माइंड फॉर एवरी टाइम, वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहने वाला है। ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे ये सब रफ कॉपी करेंगे, अभी फेयर कॉपी पे कोई कुछ नहीं करेगा। विदाउट माय परमिशन आई विल प्रोवाइड यू ऑल आंसर शीट टू कंप्लीट इन फेयर कॉपी, ठीक है। फेयर कॉपी में करने के लिए मैं आंसर शीट प्रोवाइड करूँगा, तो ये जितने मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपको रफ कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में कोई नहीं करेगा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो क्लास को भी ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।